हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं अच्छे ही होंगे। अच्छे हैं तो अपना आज की क्लास स्टार्ट कर लेते हैं। क्लास है हमारी नॉन फाइनेंस के संबंध में, जिसमें हम 3 रूल को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट रूल होगा हमारा जेरेंड के बारे में, दूसरा होगा टू इन्फिनिटी के बारे में, ठीक है, और तीसरा होगा हमारा बेन इन्फिनिटी के बारे में। तो बारी बारी से 3 रूल को करेंगे, उसके तुरंत बाद ही हम एक एक्सरसाइज भी करेंगे। फर्स्ट रूल क्या है जेरेंड का। जेरेंड का मतलब क्या होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी का प्रयोग करना। देखिए, जब भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी एक नाउन या प्रोनाउन की जगह प्रयोग की जाती है तो वो क्या कहलाएगी, जेरेंड कहलाएगी। ठीक है, ध्यान रखिए, जेरेंड किसका काम करता है, एक नाउन का काम करता है। और ये नाउन और जो प्रोनाउन है वो सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट की जगह आ सकते हैं। तो ये नाउन का काम करेगा, तो जहाँ पर भी हमारा सब्जेक्ट आ सकता है वहाँ पर हम इस का प्रयोग कर सकते हैं। मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में आईएनजी का प्रयोग कर सकते हैं। वर्ब के साथ हम आईएनजी जोड़ दें और वो नाउन की जगह आ जाए तो वो जो यूज है वो क्या कहलाएगा, जेरेंड कहलाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखो, रूल को मैंने इस तरह से किया है ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। एक एक पॉइंट मैंने छाट के लिखा है, आप सीधे इनको नोट्स बना लें, उनको लिख लें और उनको 2 बार 4 बार आप इसे 2-4 बार दोहराएंगे तो ये आपको बड़े आसानी से याद भी हो जाएंगे। और एक्सरसाइज में हम इनको देखेंगे ना तो हमें फटाक से पता चल जाएगा कि इसमें क्या भरा जाना है। ठीक है, चलो आ जाते हैं अपने मेन पॉइंट के ऊपर। फर्स्ट रूल, वाक्य के शुरू में खाली स्थान हो तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में आईएनजी बढ़ते हैं। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल है, वॉकिंग इज ए गुड एक्सरसाइज। ब्रैकेट में देखो एग्जाम में कैसे आता है, ऐसे ब्रैकेट में कोई भी एक वर्ब देगी। या फर्स्ट एग्जाम्पल जो हमारा उसमें दिया हुआ है वॉक, WALK, ऐसे वर्ब मिलेगी हमें। तो हमने क्या देखना है, ये वाक्य के शुरू में ही खाली स्थान आ गया तो वहाँ पर हमने क्या करना है, इसके साथ में आईएनजी जोड़ देना है। वॉकिंग इज ए गुड एक्सरसाइज, स्मोकिंग इज ए बैड हैबिट। इस प्रकार से हम वाक्य के शुरू में खाली स्थान होगा तो हम जेरेंड का प्रयोग करेंगे। रूल नंबर 2 देखते हैं। प्रेपोजिशन के बाद केवल जेरेंड का प्रयोग किया जाता है। अब प्रेपोजिशन क्या होती है, प्रेपोजिशन जैसे एट है, ऑन है, विद है, बिटवीन है, इस तरह बहुत सारे प्रेपोजिशन होती हैं। तो जब भी आपको प्रेपोजिशन नजर आए तो प्रेपोजिशन के बाद खाली स्थान दिखाई दे तो आप क्या भरेंगे, जेरेंड भरेंगे। ठीक है, ही इज फॉन्ड ऑफ टेकिंग टी, ऐसे मिलेगा हमें, टेक मिलेगा, TAKE को हटा कर आईएनजी लगाना है, ये भी ध्यान रखना है। देखो आईएनजी संबंधी जो नियम है वे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी कैसे जोड़ी जाती है, किन नियम से जोड़ी जाती है, इसकी मैंने एक जो वीडियो है वो बनाई हुई है, आप उसको देखें और अच्छे से सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। तो नेक्स्ट रूल कर लेते हैं। हमने किया क्या, जब भी प्रेपोजिशन आती है उसके बाद क्या बढ़ते हैं, हम जेरेंड बढ़ते हैं। जैसे इज फॉन्ड ऑफ टेकिंग टी। नेक्स्ट रूल, लेकिन इस नोट का ध्यान रखें, अबाउट के बाद केवल और केवल आपने टू इन्फिनिटिव भरना है। क्योंकि देखो साथ साथ हम अगर डिस्कस करते जाएंगे कि इसमें क्या विशेष है तो हमें कोई आगे दिक्कत नहीं आएगी। हमने एक चीज़ को रट लिया कि प्रेपोजिशन के बाद जेरेंड भरेंगे, लेकिन अबाउट आ गया फिर वहाँ पर हम जेरेंड भर दिया तो हमारा सेंटेंस गलत हो जाएगा। तो अबाउट के बाद केवल क्या लगेगा, टू इन्फिनिटिव ही लगेगा, जेरेंड नहीं लगेगा। रूल नंबर 3, नो के तुरंत बाद केवल जेरेंड भरते हैं। जैसे नो पार्किंग, नो स्मोकिंग, नो टॉकिंग, इस तरह से। तो नो के बाद आप क्या भरेंगे, जेरेंड ही भरेंगे। नेक्स्ट रूल, कुछ वर्ब है आपको याद रखनी है, जैसे बिजी, वर्थ, ऑब्जेक्टिव टू, इन तीनों के बाद ही क्या भरते हैं, हम केवल और केवल जेरेंड भरते हैं। एग्जाम्पल देखो जरा, दिस बुक इज वर्थ बाइंग। ठीक है, वर्थ के बाद खाली स्थान आया ना तो ये वर्थ हमारी क्या होगी, पहचान होगी। वर्थ के बाद ऑब्जेक्ट के बाद, ठीक है, वर्थ हो, ऑब्जेक्टिव टू हो, तो इनके बाद हम, या बिजी हो, इनके बाद हम क्या भरते हैं, जेरेंड भरते हैं। दिस बुक इज वर्थ बाइंग। ठीक है, चलो नेक्स्ट रूल पर आते हैं। रूल नंबर 5। रूल नंबर 5 कहता है यूज टू से पहले, यूज टू से पहले क्या हो, इज, एम, आर, वाज या वर हो तो खाली स्थान में हम भरेंगे जेरेंड। यूज टू से पहले क्या होना चाहिए, इज, एम, आर, वाज या वर तो खाली स्थान भरा जाएगा, जेरेंड नहीं है। देखो यूज की एक विशेषता है,
अगर अकेला यूज्ड आ गया तो इसके बाद खालिस्तान जैसे दे देता है, तो हम यहाँ पर टू इन्फिनिटिव भरेंगे, ठीक है, क्योंकि इसका टू के साथ जोड़ा है। अगर मान लिया यहाँ पर देता था यूज्ड और टू भी दे दिया, फिर खालिस्तान दे दे, फिर क्या भरेंगे? फिर तो बेयर इन्फिनिटिव रह गया। बेयर इन्फिनिटिव का मतलब क्या होता है? बेयर इन्फिनिटिव का मतलब क्या होता है? केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। तो अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो होती है उसको आप बेयर इन्फिनिटिव कह सकते हैं। अगर यूज टू से पहले क्या दे दे? इज, एम या आर, वाज या वर, ये दे देता है। किससे पहले? इस यूज टू से पहले। तो फिर हम यहाँ पर जो खालिस्तान में हम क्या भरेंगे? जेरंड भरेंगे। तो इस यूज टू का जो है ना अपने बड़ा ही ध्यान से काम करना है, क्योंकि यूज टू का जो प्रयोग है वो 3 तरह से हो रहा है, टू इन्फिनिटिव के साथ भी, बेयर इन्फिनिटिव के साथ भी और जेरंड के रूप में भी, ठीक है। अगला रूल, एनी यूज, सम यूज, मच यूज, नो यूज, इनके बाद जेरंड भरा जाता है। किस तरह से आता है सेंटेंस में, देखते हैं। मान लें एक एग्जाम्पल इसका लेते हैं, नो यूज का। नो यूज का मतलब कोई लाभ नहीं है। एग्जाम्पल हमारा है, इट इज़ नो यूज क्राइंग और स्प्लिट मिल्क, ठीक है। इट इज़ नो यूज वेस्टिंग टाइम हेयर, यहाँ पर बैठकर या पर यहाँ पर आकर उसमें व्यस्त करने का कोई लाभ नहीं है। इट्स नो यूज, कोई लाभ नहीं है, ठीक है। मच यूज, क्या कोई ज़्यादा लाभ है? इज इट मच यूज, ठीक है। गोइंग देयर, क्या वहाँ जाने का कोई अच्छा लाभ है? तो जहाँ पर भी हमें ये वर्ड नज़र आते हैं, एनी यूज, सम यूज, मच यूज या नो यूज, उसके बाद आप केवल और केवल जेरंड ही भरोगे। नेक्स्ट रूल, कैन नॉट, कुड नॉट, ये दो हैं। इनके बाद मैंने क्या जोड़ा हुआ है देखो जरा एक बार। कैन नॉट के साथ हेल्प वर्ब है, कैन नॉट हेल्प या कैन नॉट बियर या कैन नॉट स्टैंड, ठीक है। ये 3 जो हैं कैन नॉट के साथ जुड़ी हुई हैं। इनका मतलब क्या है? कैन नॉट हेल्प बोलेंगे तो इसका मतलब है के बिना नहीं रह सकता है। कैन नॉट हेल्प का मतलब ये नहीं कि सहायता नहीं कर सकता, नहीं, ये गलत मीनिंग नहीं ले लेना आप। यहाँ पर देखो मीनिंग जो होता है वो अलग अलग होते हैं, सिचुएशनल होते हैं। तो यहाँ पर मीनिंग आपका क्या रहेगा? कैन नॉट हेल्प का मतलब है के बिना नहीं रह सकता। ऐसे ही कैन नॉट बियर का मतलब सहन नहीं कर सकता। कैन नॉट स्टैंड का मतलब यही है, ठीक है। कैन नॉट स्टैंड हो, कैन नॉट बियर हो, इन दोनों का मतलब भी क्या है? सहन करना। और कैन नॉट हेल्प का मतलब के बिना नहीं रह सकता। तो यदि हम ऐसा करना चाहते हैं कि मैं चाय पिए बिना नहीं रह सकता हूँ, तो आप क्या कहोगे? आई कैन नॉट हेल्प टेकिंग टी, चाय के बिना नहीं रह सकता हूँ। अब बियर के साथ प्रयोग करना चाहो, आई कैन नॉट बियर टेलिंग योर लाइज, भाई तुम्हारा झूठ बोलना मुझे पसंद नहीं है। तो ये जो वर्ड हमारे, इनको अपने याद रखना है, कैन नॉट हेल्प या कैन नॉट बियर, कैन नॉट स्टैंड। ऐसे ही यदि बात होती पास्ट की तो आप कुड लगा देंगे, कुड नॉट हेल्प, कुड नॉट बियर, कुड नॉट स्टैंड। तो कैन नॉट हेल्प हो, कुड नॉट हेल्प हो, या कैन नॉट बियर, कैन नॉट, कुड नॉट बियर, कैन नॉट स्टैंड या कुड नॉट स्टैंड। इन सभी के बाद क्या आएगा? हमारा जेरंड आएगा। और जेरंड का मतलब क्या था? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी। अगला रूल क्या कहता है? पॉजेसिव एडजेक्टिव। पॉजेसिव एडजेक्टिव कौन कौन से? जैसे माई है, आवर है, यूर है, हिज है, हर है, देयर है, पॉजेसिव एडजेक्टिव होते हैं। इन सभी के बाद केवल और केवल क्या भरा जाता है? जेरंड भरा जाता है। देखिए हम किसी नाम के साथ भी अपोस्ट्रोफी लगा देते हैं, जैसे हम लिखा राम्स, तो यहाँ पर भी जो नाम लिखा हुआ है राम्स, मोहन, सोहन, ऐसे हम लिख देते हैं, तो उनके बाद भी यदि हम खालिस्तान भरते हैं तो वहाँ भी जेरंड ही आएगा, ठीक है। तो ये नाउन न रहकर किस तरह काम कर रहा है? ये एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है। तो ये क्या बन जाता है? पॉजेसिव एडजेक्टिव। तो पॉजेसिव एडजेक्टिव में के बाद हम केवल और केवल क्या भरते हैं? जेरंड भरते हैं। कैसे? एग्जाम्पल देखो ज़रा, आई डोंट लाइक हीज कमिंग लेट, यहाँ पर हीज आया है, यहाँ पर कोई भी और दूसरा भी एडजेक्टिव आ सकता है, पॉजेसिव एडजेक्टिव आ सकता है। पॉजेसिव एडजेक्टिव ऐसे बनाते हैं जैसे आई, माई, मी, ऐसे है ना, ये हमारे प्रोनाउन है, ठीक है। वी, आर, अस, ठीक है, यू, यूअर और यू। तो ये हमारे बीच की जो लाइन है ये सारे के सारे क्या है? ये एडजेक्टिव है। और कैसे एडजेक्टिव है? ये पॉजेसिव एडजेक्टिव है, ठीक है। तो यहाँ पर जो भी हमारे और आगे आएंगे, ही, हिज, हिम, सी, हर, ठीक है, देयर, देम, तो ये पॉजेसिव एडजेक्टिव है। पॉजेसिव एडजेक्टिव के बाद हम केवल क्या लगाएंगे? जेरंड ही
भरेंगे। एग्जाम्पल है आई डोंट लाइक हिज कमिंग लेट। लेकिन ये ध्यान रखना है, जो कम वर्ब देगा एग्जाम में ऐसे आएगी कम, इसके साथ यदि आप सीधे आईएनजी जोड़ दिया तो फिर करा करा जो है वो गलत हो जाएगा। तो क्या करना है, ई को हटाकर हमने आईएनजी जोड़ना है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, COM ING, ये गलती ना करें। नेक्स्ट रूल देखो जरा, आगे है वर्ब हमारी कुछ, जैसे माइंड है, डिसलाइक है, स्टॉप है, स्टार्ट है, कीप है, अवॉइड है, एंजॉय, इनके बाद केवल जेरंड भरा जाता है। ठीक, तो माइंड का मतलब क्या होता है, बुरा मानना। वैसे आपको कि माइंड का मतलब दिमाग होता है, लेकिन यहाँ मीनिंग क्या है, माइंड का मतलब बुरा मानना। आई डोंट माइंड हेल्पिंग यू। ठीक है, डू यू माइंड गिविंग मी सम मनी। तो यहाँ पर माइंड के बाद जो भी वर्ब हमारी आएगी वो किस रूप में आएगी, जेरेंड के रूप में आएगी। ठीक है, जेरेंड का मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में ING लगाना। आगे देखो, द और ए के तुरंत बाद भी जेरेंड भरा जाता है। जैसे आई हैव ए, मेरे पास है, क्या है, ए डांसिंग डॉल। आई हैव ए डांसिंग डॉल, ए के तुरंत बाद हमने क्या किया, डांस को क्या बना दिया, डांसिंग बना दिया। द बार्किंग ऑफ द डॉग डिस्टर्ब मी, तो बार्किंग हमने बार्क को बना दिया बार्किंग। तो ए के तुरंत बाद या दा के तुरंत बाद खालिस्तान होता है तो वहाँ पर जेरेंड भरा जाता है। चलो नेक्स्ट रूल पर आते हैं हमारा, जो कि है टू इन्फिनिटिव के बारे में। टू इन्फिनिटिव का मतलब क्या आता है, जो हमारी वर्ब दी पाएगी उसके इससे पहले हमने टू लगा देना। ठीक है, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को क्या बोलते हैं हम, टू इन्फिनिटिव बोलते हैं। तो इसमें फर्स्ट रूल क्या है, वाक्य के शुरू में खालिस्तान हो तो वहाँ पर हम टू इन्फिनिटिव का प्रयोग करते हैं। भाई देखो, अभी आपको होगी कि इससे पहले वाला रूल में आपने ये कहा था कि भाई वाक्य के शुरू में खालिस्तान तो जेरेंड भरेंगे, हमें कैसे पता चलेगा कि हम टू इन्फिनिटिव भरेंगे या जेरेंड भरेंगे, सवाल आपके मन में उठते हैं। तो मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, इन दोनों में से आप कोई भी भर सकते हैं, या तो आप यहाँ पर बेयर इन्फिनिटिव भर सकते हैं या टू इन्फिनिटिव भर सकते हैं। ठीक है, लेकिन ज़्यादातर सेंटेंसेज के अंदर क्या आता है, बेयर इन्फिनिटिव आता है। वैसे वाक्य की सेंस जो है ना वो कहाँ क्लियर हो पाती है, आप दोनों लगाकर देख लेना, दोनों में से जो वाक्य की सही सेंस निकलता है, ठीक है, वो आप प्रयोग करेंगे। तो वाक्य के शुरू में खालिस्तान में होगा तो हम टू इन्फिनिटिव भरेंगे। तो यहाँ पर देखो जरा, टू वेस्ट टाइम इज़ नॉट गुड, यहाँ पर हम वेस्टिंग टाइम भी लगा सकते हैं, वेस्टिंग टाइम इज़ नॉट गुड फॉर अस। ठीक है, तो टू इन्फिनिटिव लगा दो या जेरंड लगा दो। सेकंड रूल, व्हाट, वेयर, व्हेन, हाउ, इनके बाद टू लगाते हैं। आप ऐसे याद कर लो, व्हाट टू, वेयर टू, व्हेन टू, ठीक है, हाउ टू, इस तरह से आप याद कर सकते हैं कि इनके तुरंत बाद क्या आता है, टू इन्फिनिटिव आता है। जैसे आई डोंट नो हाउ टू सोल्व दिस सम, मुझे नहीं पता कि इसका जो सम है वो कैसे सोल्व किया जाए, तो हाउ के बाद टू आया ना, मतलब टू सोल्व। यहाँ पर वर्ब ऐसे दी पाएगी सोल्व, तो हमने क्या लगाने से पहले टू लगाना है, तो टू सोल्व। वाई या वाई नोट के बाद भी टू इन्फिनिटिव भरते हैं, वाई या वाई नोट के बाद भी टू इन्फिनिटिव ही भरा जाता है। जैसे वाई टू मेक रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट क्यों की जाए। अगला रूल, टू और इनफ के बाद टू इन्फिनिटिव भरते हैं, टू और इनफ के बाद। जैसे एग्जांपल देखो, राम, राम कह लो या कोई भी यहाँ पर नाउन प्रोनाउन हो सकता है। ही इज़ टू पुअर टू पे हिज फीस, भाई टू हमने देखना है, टू के बाद जो खालिस्तान आया वहाँ पर हम देखो, इसको टू मत पढ़ देना। कई बच्चे क्या करते हैं, टू पढ़ देते हैं, लंबा बोल देते हैं इसको, नहीं, ये भी टू ही होता है। ठीक है, लेकिन ये ध्यान रखें, जब आपको टू बोला जाता है बोलने को तो ये भी टू होता है, TWO2। ठीक है, ये नहीं कि आपने टू बोल दिया तो ये लिखेंगे, नहीं, जहाँ पर जो लिखना था वो आपको ध्यान रखना। ये भी टू है, ये भी टू है और ये भी टू है, तो कहाँ कहाँ किस किस का प्रयोग आता है वो आपको ध्यान रखना चाहिए। तो टू और इनफ के बाद केवल टू इन्फिनिटिव ही भरा जाता है। ठीक है, टू या इनफ के बाद टू इन्फिनिटिव भरेंगे। आई हैव मनी इनफ टू बाई ए कार, तो टू बाई भरा हमने। अब बात करते हैं अगला रूल की। अगला रूल है ऑर्डिनल नंबर के बाद टू इन्फिनिटिव भरा जाता है। अब ऑर्डिनल नंबर कौन से थे, ऑर्डिनल, देखो नंबर दो प्रकार के होते हैं, एक को बोलते हैं कार्डिनल नंबर, एक होता है ऑर्डिनल नंबर। तो कार्डिनल नंबर कौन से होते हैं, कार्डिनल नंबर में क्या आते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 जो गिनतियाँ होती है आपकी वो कार्डिनल नंबर में आ जाएंगी। और ऑर्डिनल नंबर कौन से हो गए, ठीक है,
ऑर्डर से चलने वाले, ऑर्डर से चलने वाले कौन से? अच्छा, फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, फिफ्थ है, ऐसे, ठीक है, उनको बोलते हैं ऑर्डिनल नंबर्स। तो ऑर्डिनल नंबर के बाद केवल क्या भरा जाएगा? 2 भरा जाएगा। शी इज़ द फर्स्ट, यहाँ पर देखो फर्स्ट आया, शी इज़ द लास्ट, ठीक है, हु इज़ द नेक्स्ट, इस प्रकार से। तो नेक्स्ट भी ऑर्डिनल नंबर में आप नेक्स्ट और लास्ट को भी नोट कर लेना, नेक्स्ट हो चाहे लास्ट हो, इनके बाद भी 2 ही भरा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट 2, लास्ट 2, ये भी आप याद रख लेना, नोट करते समय आप इनको 2 वर्डों को आप नोट कर लेना। तो सी इज़ द फर्स्ट, ये ऑर्डिनल नंबर हो गया। टू कम हेयर, ये 2 ने भर दिया। नेक्स्ट टूल, एडजेक्टिव के तुरंत बाद हम 2 भरते हैं। एडजेक्टिव का मतलब विशेषण, जो किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है, ऐसे शब्द क्या कहलाता है? एडजेक्टिव कहलाता है। विशेषता का मतलब ये नहीं कि अच्छा ही बताए, उसके बारे में जो भी बताए, चाहे अच्छा ही बताए चाहे बुरा ही बताए, वो एडजेक्टिव ही कहलाएगा। तो दीज रूल्स आर, ये जो रूल्स हैं कैसे हैं? ईजी टू लर्न। तो ईजी यहाँ पर क्या है? एक एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव के बाद हमने क्या भर दिया? टू इन्फिनेटिव, मतलब टू लर्न भरा। तो दिस माने कहते हैं दिस क्लॉथ इज ईजी टू क्लीन, ईजी टू वॉश, इस कपड़े को धोना बड़ा आसान है, इस कपड़े को धोना बड़ा मतलब साफ़ करना बड़ा ही आसान है। तो ईजी हुआ, ठीक है, डिफ़िकल्ट हुआ, ये इस तरह के शब्द होते हैं जो एडजेक्टिव का काम करते हैं। नेक्स्ट रूल, किसी कारण या उद्देश्य को बताने के लिए फिर हम टू इन्फिनेटिव का प्रयोग करते हैं। कारण या उद्देश्य का मतलब क्या होता है? ठीक है, रीजन या पर्पज़। इसका मतलब है कि कोई हम काम करते हैं तो उसके पीछे कोई ना कोई तो उद्देश्य तो होगा, हम कोई ना कोई पर्पज़ लेकर तो चल रहे हैं। तो जब भी हम सेंटेंस के भाव, यहाँ पर देखो ये रीजन और पर्पज़ लिखे हुए नहीं मिलेंगे, हमने उस वाक्य के भाव को समझना है। कैसे? ही वेंट टू बाजार, वह बाजार गया, किस लिए गया भाई? टू बाई ए शर्ट, रीजन क्या था जाने का? क्या उद्देश्य था उसका? पर्पज़ क्या था? शर्ट खरीदने का। तो इसका उद्देश्य हुआ बाजार जाने का, शर्ट खरीदना। तो टू बाई, ठीक है। आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाता हूँ, क्यों जाता हूँ? टू गेट नॉलेज, नॉलेज प्राप्त करने के लिए, ठीक है। टू कंप्लीट माई सिलेबस, भाई सिलेबस कंप्लीट करने के लिए। सबका उद्देश्य अलग अलग हो सकता है, लेकिन हम उद्देश्य को बता रहे हैं तो वहाँ पर हमने टू इन्फिनिटिव के साथ उसको बताना है। नेक्स्ट रूल देखो, ओनली हो, ओनली वन हो, द ओनली हो, इनके बाद टू इन्फिनिटिव भरते हैं। ही वांट्स ओनली टू गेट पास मार्क, वह केवल क्या चाहता है जी? पास मार्क आ जाए मुझे, तो वह केवल पास मार्क ही चाहता है। अब बात करते हैं अगले रूल की, नीड और डेयर का प्रयोग। देखो वैसे तो हमारे कोई भी दूसरे मॉडल हैं, ठीक है, दूसरे जो मॉडल हमारे उनके बाद हम बेनिफिटिव बढ़ते हैं, लेकिन नीड और जो डेयर हैं का प्रयोग जब मेन वर्ब के रूप में हुआ हो तो इनके बाद हम टू इन्फिनिटिव बढ़ते हैं। अब आप कहेंगे हमें कैसे पता चलेगा कि नीड और डेयर जो है वो मेन वर्ब के रूप में प्रयोग हुए हैं या नहीं हुए हैं? तो आपको ये ध्यान रखना है, नीड और यह जो डेयर है, नीड और डेयर या तो वाक्य में अकेले प्रयोग हुए, ठीक है, मतलब कोई दूसरी वर्ब आई ही नहीं है, तब भी ये मेन वर्ब है, ठीक है, तब भी ये क्या है? मेन वर्ब है। जैसे आई नीड, मुझे आवश्यकता किसकी? तो आप बताएंगे यहाँ पर, ठीक है, आई नीड ए ग्लास ऑफ वाटर, मुझे एक गिलास पानी की आवश्यकता है, ठीक है। तो नीड और जो डेयर हैं इनके बाद इनको हम मेन वर्ब के रूप में कब प्रयोग करते हैं? जब ये अकेले आते हैं। एक तो वजह ये होगी, या इनसे पहले नीड और डेयर से पहले कोई दूसरी हेल्पिंग वर्ब आ जाए, क्या आ जाए? हेल्पिंग वर्ब आ जाए, तो ये क्या कहलाएंगे? ये हमारे मेन वर्ब के रूप में प्रयोग होगी। तो रूल क्या कहता है अभी? नीड और डेयर का प्रयोग जब मेन वर्ब के रूप में प्रयोग हुआ तो उनके बाद हम क्या बढ़ते हैं? टू इन्फिनेटिव बढ़ते हैं। जैसे ही डेयर्स, देखो मैंने कहा था अकेले आएंगे वर्ब, जब अकेले आते हैं, नीड या डेयर जब वाक्य में अकेला ही प्रयोग किया गया है तो इसका मतलब ये क्या है? मेन वर्ब है। तो यहाँ पर डेयर्स अकेले तो वर्ब आई है। ही डेयर्स, इससे पहले कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ठीक है। अगले में देखते हैं हेल्पिंग वर्ब है या नहीं, तो ये खुद हेल्पिंग वर्ब बन जाते हैं ना, तब अलग बात होती है, ठीक है, तब ये मॉडल का काम करते हैं, क्योंकि मॉडल का काम क्या होता है? और जब ये मॉडल बन गए तो मॉडल का मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। जब नीड और डेयर जब खुद हेल्पिंग वर्ब बन जाते हैं तो उनके बाद हम बे इन्फिनिटिव बढ़ते हैं, लेकिन जब ये मेन वर्ब बन जाती हैं तो इनके बाद टू इन्फिनिटिव बढ़ाया जाता है। तो ही डेयर्स टू किल ए टाइगर, तो टू किल हमने भरा। ऐसे ही आई डोंट नीड, यह नीड आया है और नीड से पहले एक हेल्पिंग वर्ब आ गई हमारी डू, नेगेटिव है तो डोंट हो गया। तो आई डोंट नीड टू मीट हर, टू मीट हमने टू इन्फिनिटिव में भर दिया।
तो ये ध्यान रखना आपने, नीड और जो डेयर हैं जब भी मेन वर्ब के रूप में आएंगे तो इनके बाद केवल क्या भरा जाता है, टू इन्फिनेटिव भरा जाता है। क्या भरेंगे हम, टू इन्फिनेटिव भरते हैं। क्लियर हो गया। चलो अगले रूल पर आते हैं। अगला रूल कहता है हमारा 10th रूल, ओट, यूज्ड, हैज, हैव और हैड, इनके बाद टू आता है। देखो इनके साथ टू का एक जोड़ा है, कैसे, ओट टू, यूज टू, हैज़ टू, हैव टू, हैड टू। ओट टू का प्रयोग करते नैतिक कर्तव्य को बताने के लिए, हमने मॉडल वाली क्लास में भी इनको डिस्कस किया था। तो नैतिक कर्तव्य जहाँ पर बात आती है नैतिक कर्तव्य की, ठीक है, तो वहाँ पर हम करते हैं ओट टू। क्या करते हैं, ओट टू। ऐसे ही यूज्ड का प्रयोग करते हैं, यूज्ड के साथ हम टू लगाते हैं तो क्या दिखाता है, वो पास्ट की हैबिट को, किसको दिखाता है, पास्ट हैबिट को दिखाता है। ठीक है, पास्ट हैबिट को दिखाने का काम करता है। तो ये तो हुई इसके सेंस, क्या सेंस में निकलते हैं। हैज़ टू ये मजबूरी को दिखाता है, हैव टू ये भी मजबूरी को दिखाता है, और हैड टू पास्ट की मजबूरी को दिखाता है। ठीक है, हैज़ टू, हैव टू या हैड टू ये सब मजबूरी को दिखाते हैं, और ओ टू नैतिक कर्तव्य को, यूज टू पास्ट की हैबिट को। तो कैसे सेंटेंस में बढ़ते हैं, वी ओट, ओट आया है तो खालिस्तान में टू ही भरना है। वी ओट टू हेल्प द पुअर, ही यूज्ड ऐसे दे दिया, ही यूज्ड, इसके बाद दे दिया वर्ब ऐसे, टेक टी। तो ये हमने देखना है कि यूज्ड के बाद क्या भरेंगे फिर हम, टू टेक, तो हमारे क्या बन जाएंगे, यूज टू, जोड़ा बन गया ना इसका। तो यूज टू है, ओट टू है, हैज़ टू है, हैव टू है, इनके बाद हमेशा टू ही आता है। अब बात करें अगले नियम की, कुछ वर्ब है जिनके बाद टू लगाया जाता है, जैसे ये वर्ब अपने याद करने पड़ेंगे, अटेम्प्ट, फेल, केयर, लाइक, होप, वांट, हेजिटेट, प्रिपेयर, प्रोमिस, हेट, इंटेंड, लर्न, स्वेयर, डिसाइड, डिटरमाइन, सीम, डिटरमाइन दो बार आ गया, कोई नहीं, अंडरटेक, निगलेक्ट, रिफ्यूज, रिवेंट, रिग्रेट, मैनेज, अरेंज, इन सभी वर्बों का आप क्या करेंगे, याद करेंगे। अब इन वर्बों के बाद हम केवल क्या भरते हैं, टू इन्फिनेटिव भरा जाता है। अब दूसरा रूल क्या कहता है, इसमें कुछ वर्ब है, इन वर्ब के बाद क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा। ये वर्ब आएंगी, मान लीजिए वर्ब है, उसके बाद कोई ऑब्जेक्ट आएगा, फिर यहाँ खालिस्तान आएगा, तो यहाँ पर हम क्या भरेंगे, टू इन्फिनेटिव भरेंगे। कैसे, देखो जरा, ये वर्ब पहले देख लेते कौन कौन से, जैसे आस्क हैं, अलाउ, एडवाइस, बेग, कॉम्पेल, मीन, इंटेंड, परमिट, रिक्वेस्ट, टेल, टीच, इनकरेज, इंस्ट्रक्ट, इनवाइट, वार्न, एक्सपेक्ट, एक्सेट्रा। तो इन वर्बों के बाद हम टू इन्फिनेटिव भरते हैं। ही आस्क्ड मी, पहली वर्ब हमने की थी आस्क, तो ही आस्क्ड ये तो वर्ब होगी, उसके बाद यहाँ आ गया मी एक ऑब्जेक्ट, फिर खालिस्तान आ गया, तो टू टेक ऐसे मिलेगा ना, यहाँ टेक वर्ब, तो अब क्या करेंगे, इसको क्या बना देंगे, टू टेक के रूप में प्रयोग करेंगे। ही आस्क्ड मी टू टेक एक्सरसाइज। अब बात आती है हमारे अगले रूल की, जो कि बेयर इन्फिनेटिव के बारे में। ठीक है, बेयर इन्फिनेटिव का मतलब देखो, बेयर इन्फिनेटिव का मतलब क्या आता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी का प्रयोग करना। तो डू, डज, डिड ये हमारी हेल्पिंग वर्ब होती हैं। तो डू, डज, डिड के बाद या कोई भी हमारा मॉडल आ जाए, शैल, विल, कैन, कुड, मे, माइट, ओट, ठीक है, शुड, सभी के बाद क्या आता है, बेयर इन्फिनेटिव आता है। बेयर इन्फिनेटिव का मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो ब्रैकेट में दी जाती है वैसे के वैसे लिखना क्या कहलाती है, बेयर इन्फिनेटिव कहलाते हैं। ठीक है, तो डू है, डज है, डिड है, या हमारा मॉडल है, डू, डज, डिड या कोई भी मॉडल आ जाए, सभी के बाद क्या करते हैं हम, बेयर इन्फिनेटिव लगाते हैं, मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वैसे के वैसे हमने खालिस्तान में भरनी है। जैसे आई डू नॉट टेक टी, टेक वर्ब है, वैसे के वैसे भर देनी टेक, बिना किसी चेंज के, ना टू लगाना ना यहाँ एनजी लगाना। अगला रूल, हैड बेटर, हैड रादर, हैड सोनर, ऐसे ही वुड बेटर, वुड रादर, वुड सोनर। फिर रिपीट कर देते हैं इसको, हैड बेटर, हैड रादर, हैड सोनर, वुड बेटर, वुड रादर, वुड सोनर के बाद बेयर इन्फिनेटिव आता है। बेयर इन्फिनेटिव मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। एग्जाम्पल देखो, आई वुड रादर डाई देन बैग, रादर आया है, वुड रादर आया है, इसके बाद डाई वर्ब भरी हमने,
वैसी की वैसी जो दी गई हो ब्रैकेट में। तो आई वुड रादर डाई देन बेग। नेक्स्ट रूल देखो, कुछ वर्ब है हमारी, इंपॉर्टेंट रूल है ये। फील, हियर, नोटिस, ऑब्जर्व, सी, वॉच, मेक, इनके बाद क्या बढ़ते हैं हम, बे इन्फिनेटिव बढ़ते हैं या जेड, इन दोनों में से भर दो, गलती नहीं होगी, चाहे कोई सा भर दो इनमें से, ठीक है। इनके बाद या तो आप बे इन्फिनेटिव लगा दो या जेड लगा दो इन वर्बों के बाद। लेकिन एक बात और ध्यान रखनी है, नोट को ध्यान रखना आपने, लेकिन जब इन वर्ब का प्रयोग पैसिव वॉइस में हुआ हो, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस का मतलब क्या है वो भी मैं बता देता हूँ। पैसिव वॉइस की में हुआ है तो इनके बाद हम टू इन्फिनेटिव भरते हैं। पैसिव वॉइस में हमारा सेंटेंस है या एक्टिव वॉइस में, एक बार सेंटेंस पर नज़र डाल लेते फिर बताऊँगा आपको दोनों का अंतर भी। आई सा हर इंटर द रूम, देखो यह वर्ब हमारे पास क्या थी, सी की देखो ये सेकंड फॉर्म भी आ सकती है। देखो यहाँ वर्ब सी है, वाच है, मेक है, ये सारी वर्ब कोई सी भी एक इनमें से आ सकती है। तो मैंने यहाँ देखा है वर्ब हमारी सी की सेकंड फॉर्म सा हो गई ना। आई सा हर वर्ब यहाँ दी गई है इंटर, जो हमने भरनी थी। तो आई सा हर इंटर द रूम, ये सेंटेंस हमारा कैसा है, एक्टिव वॉइस में है, ठीक है, एक्टिव वॉइस में। तो इसलिए हमने क्या भर दिया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भर दी। अब दूसरे सेंटेंस देखो, ही वॉज सीन, वर्ब वही है सी की सेकंड फॉर्म सा, थर्ड फॉर्म होगी सीन। तो जब भी बी का कोई रूप आए, बी का रूप आ जाए कोई भी, बी का रूप का मतलब इज एम आर वाज वर, ये बी के रूप होते हैं, खुद बी का अपना रूप होता है। तो इज एम आर वाज वर बी, ठीक है, बीन बींग। तो बी के रूप के बाद उसकी थर्ड फॉर्म है, तो इसका मतलब हमारा सेंटेंस कैसा होगा, वो पैसिव वॉइस का होगा, ठीक है। अब यहाँ देखो जरा, यहाँ पैसिव वॉइस कैसे देखे आपने, हमारी वर्ब थी सीन जो कि थर्ड फॉर्म में है, कैसी फॉर्म में है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है ये। इससे पहले बी का रूप आया वाज, अब खालिस्तान भरना है तो हम क्या भरेंगे, टू इन्फिनेटिव भरेंगे, टू इंटर हमने भरा है। आई सा हिम स्टील माई पेन, अब यहाँ दोनों बातें की गई थी, या तो हम भरेंगे टू इन्फिनेटिव या हम भरेंगे जेरेंड, तो दोनों में से आप कोई सा भी भर सकते हैं, ठीक है। किन के बाद, इन वर्बों के बाद। यदि ये एक्टिव वॉइस में है तो टू इन्फिनेटिव, बे इन्फिनेटिव